नमस्कार, मैं अखिलेश गुप्ता, प्रदेश महासचिव, पीडब्ल्यूडी रिटायर्ड इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस तनाव भरी जिंदगी में हमने अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना छोड़ दिया है, या यूं कहें कि हम ध्यान देना ही नहीं चाहते हैं। यदि ऐसा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हमारी खराब दिनचर्या, गलत खान-पान, प्रदूषण और बिगड़ती जीवन शैली के कारण हम डायबिटीज जैसी बीमारी को आमंत्रित कर रहे हैं। डायबिटीज एक लाइफस्टाइल संबंधी रोग है। प्रयास राजस्थान और ईएससीसी जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में 27 मई को ऑनलाइन जूम पर एक वेबिनार आयोजित की गई थी। इस वेबिनार में राजस्थान के गौरव और एंडोक्राइनोलॉजी के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेश लोढ़ा द्वारा डायबिटीज एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई थी। इस वेबिनार में 207 प्रतिभागी थे, परंतु इसका लाभ सभी को मिले, इसलिए इस पूरे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है। आप इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें अंत तक उपयोगी जानकारी दी गई है। इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के लिंक आप तक स्वतः ही पहुंच जाए। नमस्कार, तो देखते हैं इस वीडियो को। सो गुड आफ्टरनून। मैं नितेश तिवारी, मार्केटिंग हेड इटर्नल हॉस्पिटल जयपुर से आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि इटर्नल हॉस्पिटल राजस्थान का एकमात्र हॉस्पिटल है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल से मान्यता प्राप्त है। JCI विश्व स्तरीय बेहतरीन सुविधाओं के लिए गुणवत्ता का मानक है। एंड we can say this is the highest international benchmark available worldwide in healthcare, and we are the only hospital in Rajasthan who got JCI accreditation. आपको ये जानकर हैरत होगी कि हम डायबिटीज को अगर एक देश माने, अगर डायबिटीज को हम लोग एक देश माने तो भारत उसकी राजधानी होगा। यानी कि विश्व में सबसे अधिक डायबिटीज के मरीज भारत में पाए जाते हैं। ग्लोबल डायबिटीज कम्युनिटी के आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में 40 मिलियन यानी लगभग 4 करोड़ डायबिटीज के मरीज हैं। जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज होती है तो वो अपने साथ में और भी बीमारियां लेके आती है। वहीं अब कोरोना महामारी के बीच आग में घी का काम कर रही है। ऐसे में डायबिटीज को नियंत्रित रखते हुए इस महामारी की मार से अपने आप को कैसे बचाना चाहिए, इसके बारे में हमें टिप्स दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट, वेरी रिनाउंड डॉक्टर शैलेश लोढ़ा सर को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा अभी। आज इस वेबिनार में डायबिटीज से जुड़े सवाल जैसे लाइफ मॉडिफिकेशन कैसे करें, क्या करें जिससे कि हमारे को डायबिटीज हो ही ना, और अगर हो गई है तो क्या करें जिससे वो कंट्रोल में रहे, क्या जरूरी सावधानियां रखनी चाहिए, संक्रमण हो तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ऐसे कई सवालों के जवाब आपको हमारे एक्सपर्ट देंगे। So first I would like to introduce Dr. Shailesh Lodha sir. Sir is head of the department and senior consultant diabetes and endocrinology here at Eternal Hospital. Dr. Shailesh Lodha has done MBBS from SN Medical College Jodhpur and MD General Medicine from SMS Medical College Jaipur and DM Endocrinology from the prestigious PGI Chandigarh. He has over 20 years of rich experience in the field of endocrinology and he has been awarded at Jaipur Sirmohar by the government of Rajasthan and Public Relations Society of India for public education in the field of diabetes and endocrinology in India. He has written a popular book in Hindi on diabetes for patients and over 1 lakh copies have been sold. The doctor's area of expertise including diabetes, other hormonal disorder like short stature, hirsutism, thyroid, growth disorder, obesity, polycystic ovarian disease, and other diabetes related disorder. मैं देख रहा हूं कि इस वेबिनार में काफी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं और इससे ये पता हमारे को लगता है कि देखिए डायबिटीज जो है कितनी ज्यादा है और लोगों को उसके बारे में जानने के लिए एक ललक है और ऑफ कोर्स जानना ही चाहिए। और मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा मिस्टर CK बाफना साहब को, डॉक्टर SR बंसल साहब को
एंड अखिलेश गुप्ता साहब को। और विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने 100 से ज्यादा पीडब्ल्यूओ में कार्यरत इंजीनियर्स को इस वेबिनार में ज्वाइन करवाने के लिए प्रोत्साहित किया। कृपया इस वेबिनार के अंत तक जुड़े रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आपके बीच में चले जाने से किसी उपयोगी जानकारी से वंचित रह जाएं। पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर सी के बाफना साहब को, जो प्रेसिडेंट हैं सर, 2 शब्द बोलना चाहते हैं, और उसके बाद में ओवर टू डॉक्टर शैलेश लोढ़ा सर। सी के बाफना साहब। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर और एक बहुत ही रिनाउंड एंड बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर जो एंडोक्रोलॉजिस्ट है, उनसे आपका रूबरू कराने का हमारा प्रयास बहुत समय से था। और हम चाहते थे कि ये एक ऐसा विषय है जो कि बहुत ज़्यादा, जैसा कि अभी डॉक्टर नीतीश तिवारी जी ने कहा कि सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में डायबिटीज़ फैली हुई है, तो इसको हम कैसे नियंत्रित रखें और किस तरह से इस कोरोना महामारी में, क्योंकि अधिकतर यही आ रहा है कि जिससे डायबिटीज़ है उन्हें अधिकांश वो कोरोना के शिकार ज़्यादा हुए हैं और उसके फैटल रेट्स भी ज़्यादा हैं। अगर एक बीमारी का अगर अपन पकड़ें तो, हालांकि और भी कई बीमारियों से ग्रसित लोगों का भी इंतकाल हुआ है, परंतु इस बीमारी का इफेक्ट इस बीमारी वालों को इफेक्ट कुछ ज्यादा हुआ है। तो सर्वप्रथम मैं ईएससीसी के एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत आभारी हूं जिन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को माना और डॉक्टर शैलेश लोढ़ा को उपलब्ध कराया, जो कि एक जयपुर के ही नहीं, मैं सोचता हूँ एशिया में प्रसिद्ध एंडोक्रोलॉजिस्ट हैं, क्रोनोलॉजिस्ट हैं, और ये हमें ऐसी जानकारियां देंगे जिससे कि हम अपने इस बीमारी को नियंत्रित करने में काफी हद तक ठीक रहेगा हमारे लिए। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर शैलेश लोढ़ा का, और मैं थोड़ा सा प्रयास के विषय में आपको बताना चाहता हूं। प्रयास एक ऐसी संस्था है जो कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जैसे कि आप बहुत अच्छे से पीडब्ल्यूडी के नाम से जानते हैं, उनसे रिटायर्ड अभियंताओं का एक संगठन है, समूह है, जो कि हमेशा इसमें प्रयासरत रहता है कि कैसे हम हमारे तकनीकी ज्ञान से ही नहीं, बाकी और सामाजिक सेवाओं के द्वारा आम जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचा सके। आज इस महामारी के युग में हम फिजिकली किसी कार्य को नहीं कर पा रहे, तो लेकिन हम ऑनलाइन जो सेवाएं दे सकते हैं उनको हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमने इस विषय को लेकर इतना गंभीर चिंतन किया और इतनी ज्यादा पब्लिसिटी करने की कोशिश की है कि आप ये देख सकते हैं कि जहां प्रयास राजस्थान के करीबन 80 सदस्यों ने इसमें भाग लेने की इच्छा जाहिर की है। मोर देन 125 सदस्य ऐसे हैं जो कि अदर देन प्रयास राजस्थान के आम जनता में से हैं, जिन्होंने इस विषय में डॉक्टर लोढ़ा को सुनना पसंद किया है। और मैं सोचता हूँ बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने हमें नाम नहीं दिए, पर अब भी वो जुड़ेंगे हमारे इससे। तो ये एक बहुत अच्छा हमने हमारे लेवल पे प्रयास किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जनता को इससे फायदा हो सके। तो मैं आपके और शैलेश लोढ़ा साहब के बीच में न रहते हुए एक बार फिर से ईएससीसी, मिस्टर नीतीश तिवारी एंड डॉक्टर स्पेशली डॉक्टर शैलेश लोढ़ा का स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने बहुत कीमती समय में से हमारे लिए ये समय निकाला और हमें अपने जो विशेषज्ञ है आप उससे जानकारियों से हमें देने का सौभाग्य हमें दिया। धन्यवाद। कुछ और स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आए हैं कि डायबिटीज के 7 से 8 करोड़ लोग इंडिया में हैं और लगभग इतने ही लोग हैं जिनको पता भी नहीं है कि उनको डायबिटीज है। सही आंकड़ा डॉक्टर शैलेश लोढ़ा सर बताएंगे, लेकिन बीमारी इतनी खतरनाक है कि इतने सारे लोग इससे ग्रसित हैं और ये बीमारी दूसरी बीमारियों को भी साथ में लेके आती है। ओवर टू डॉक्टर शैलेश लोढ़ा सर। थैंक यू नीतीश जी, और बाफना साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मृदु शब्दों का इस्तेमाल किया मेरे लिए, और क्योंकि ये आप सभी लोग हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि डायबिटीज आज पूरी दुनिया में कोविड की तरह ही एक महामारी के रूप में फैल चुकी है और संभ्रांत परिवारों में, पढ़े लिखे लोगों में
और अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों में ज़्यादा होती है। तो मैं समझता हूँ कि जानकारी जो यहाँ साझा करूँगा मैं आप सभी के लिए उपयोगी होगी। तो अब मैं शुरू करता हूँ। डायबिटीज़ की एक जनरल जानकारी है। डायबिटीज़ जैसा कि मैं कह रहा था पूरी दुनिया में एक एपिडेमिक की तरह है और इसके परिणाम बड़े भयावह होते हैं। सोशल परिणाम भी होते हैं, इकोनॉमिक दुष्प्रभाव भी होते हैं। और दुनिया की लगभग 5 से 7% एडल्ट पॉपुलेशन को डायबिटीज है। तो अब आप कल्पना कर सकते हैं कि आंकड़ा कितना बड़ा होगा। अगर दुनिया में हम माने कि लगभग 800 या 850 करोड़ पॉपुलेशन है, तो उसमें से 5 या 7% एडल्ट्स को अगर डायबिटीज है तो ये कितना बड़ा फिगर होगा। और जैसा कि मितेश जी ने अभी बताया था जस्ट, भारत में लगभग 7.25 करोड़ डायबिटीज के पेशेंट्स हैं। लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में ज़्यादा है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज अमेरिका या यूरोप, वहाँ पर अब डायबिटीज़ की जो बढ़ने की गति है उसको कुछ हद तक उन लोगों ने काबू कर लिया है और वो लगभग एक प्लेटो वाली फेज में आ गए हैं। जबकि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है या जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज है, वहाँ पर डायबिटीज़ भारत समेत अभी तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा अवेयरनेस जो डायबिटीज़ की है वो वर्ल्ड वाइड बहुत लो है। लोगों को जानकारी नहीं है, चाहे वो पढ़े लिखे हों चाहे वो अनपढ़ हों। डायबिटीज़ के बारे में लोगों को जानकारी अभी भी बहुत कम है। और सबसे अहम बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, 80% डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो प्रिवेंटेबल है। मतलब उससे आप बच सकते हैं। अगर हम बात करें, भारत में लगभग 7.25 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है और इसमें से 80% को अगर डायबिटीज़ ना हो तो एक फिगर कितना छोटा सा रह जाएगा। क्योंकि इन 80% लोगों की डायबिटीज़ रोकी जा सकती थी अगर वो क्या क्या करते या क्या क्या ना करते, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। डायबिटीज़ क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको ये इस कार्टून में दिखाता हूँ। जब भी हम भोजन करते हैं तो जो हमारे खाने के साथ खाने की नली से जो खाना जब पेट में पहुँचता है और पेट में वो जब डाइजेस्ट होता है, पचता है, तो उससे जो ग्लूकोज या शुगर जो रिलीज होती है ब्लड में, और फिर ये ब्लड से ब्लड सेल्स तक, खून की नलियों से ये ब्लड सेल्स तक पहुंचती है। हर सेल को चलाने के लिए जो फ्यूल चाहिए, बॉडी को जो चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, वो ग्लूकोज है। और ये ग्लूकोज खून की नलियों द्वारा हर सेल तक, हर कोशिका तक पहुंचता है। लेकिन ये ग्लूकोज सेल के अंदर जब भी प्रवेश कर सकता है, ये इस डायग्राम में जो गेट्स दिख रहे हैं आपको, ये ग्लूकोज व्हाइट है, ये गेट से जब ही एंटर करता है, जब ये ब्लू पार्ट जो इंसुलिन है इन गेट्स को खोलता है। ये नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन जब इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा हो या इंसुलिन की कमी हो, जैसे कि यहाँ पर दिखा गया है, इंसुलिन नहीं है यहाँ पर, तो ये ग्लूकोज बाहर ही है, ये सेल के अंदर नहीं जा रहा क्योंकि गेट ओपन नहीं है, गेट बंद है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है और ये अबनॉर्मल प्रक्रिया जिसे हम डायबिटीज कहते हैं वो है। जब हम खाना खाते हैं, जो इसमें ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये हमारे ग्लूकोज में वेरिएशंस हैं। हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया 8 बजे, तो ग्लूकोज जो यहाँ था वो बढ़ के यहाँ हो गया, फिर वो 2 घंटे बाद नीचे आ गया। फिर हमने 12 बजे लंच लिया तो वो फिर बढ़ा, फिर वो 1-2 घंटे में नीचे आ गया। फिर 4-5 बजे एक स्नैक लिया या चाय ली तो वो थोड़ा सा बढ़ गया। फिर शाम को 8 बजे के आसपास हमने हैवी खाना लिया तो ये इतना ऊपर चला गया और फिर वो धीरे धीरे नीचे आ गया और रात होते होते वो काफी नीचे आ गया रात में, और सुबह होते होते फिर वो थोड़ा सा बढ़ने लग गया। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है जो हर इंडिविजुअल में होती है सामान्यतः। और जो लाल आप देख रहे हैं वो है इंसुलिन। जैसे ही हमारा शरीर में ग्लूकोज बढ़ने लगता है, शरीर की नेचुरल जो मैकेनिज्म है उसमें इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन वो हार्मोन है जो इस ग्लूकोज को, जैसा कि मैंने आपको बताया था, डाइजेस्ट करने के लिए, इस ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजने के लिए आवश्यक है। तो एक इंसुलिन भी उसी ग्लूकोज को फॉलो करता है। ग्लूकोज बढ़ा तो इंसुलिन भी बढ़ा, फिर यहाँ ग्लूकोज बढ़ा तो इंसुलिन बढ़ गया, फिर यहाँ ग्लूकोज ज्यादा बढ़ा तो इंसुलिन और ज्यादा बढ़ गया। और इंसुलिन जीरो कभी नहीं होता। जब हम नहीं खा रहे हैं, रात को सो रहे हैं, तब भी बॉडी में थोड़ा सा ग्लूकोज बॉडी को चलाने के लिए आवश्यक है और थोड़ा इंसुलिन इस ग्लूकोज को कार्यशील रखने के लिए आवश्यक है।
ये नेचुरल फिजियोलॉजी है, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में ये होता है। डायबिटीज में क्या होता है, ये नॉर्मल इंडिविजुअल के ग्लूकोज के कर्व्स हैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के। डायबिटिक इंडिविजुअल में ये बढ़ जाते हैं, यहाँ पहुंच गए। इस तरीके से वेरिएशंस तो इसमें भी हो रहे हैं, लेकिन उनकी लिमिट अब बढ़ गई है। तो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज हम क्या चाहते हैं, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज जिसको डायबिटीज नहीं है उसकी फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज या सुबह उठ के खाली पेट जब हम शुगर चेक करते हैं वो 100 के अंदर अंदर होनी चाहिए। और अगर हम खाने के 2 घंटे के बाद देखेंगे, हमने मान लीजिए 8 बजे नाश्ता किया या 1 बजे खाना खाया, उसके 2 घंटे के बाद चेक करेंगे तो वो 140 के नीचे होनी चाहिए। ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स की ब्लड ग्लूकोज है। और जब ये थोड़ा सा ज्यादा होने लगता है तो ये प्री डायबिटीज वाली श्रेणी में आ जाता है। 100 से 126 के बीच की श्रेणी है ये प्री डायबिटीज। 126 के ऊपर अगर आपकी फास्टिंग है तो आप डायबिटिक रेंज में आ गए। इसी तरह 200 के ऊपर जब खाना खाने के 2 घंटे के बाद है, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो या लंच हो या डिनर हो, तो आप डायबिटीज की श्रेणी में आ गए। एक डायबिटीज का पैमाना होता, नापने का पैमाना होता है जिसे हम HbA1c कहते हैं, जिसकी हम बाद में चर्चा करेंगे अगर समय रहा तो। ये भी नॉर्मल इंडिविजुअल्स में बिलो 5.7 होता है और डायबिटीज होने के बाद 6.5, इससे ऊपर जब शुगर पहुंच कंटिन्यूस रहती है तो ये 6.5 एंड अबव हो जाता है और ये डायबिटीज की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज है और वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ट्रीटमेंट लेने के बाद जब उनकी ग्लूकोज नीचे आ जाती है 100 से कम, तो इसका ये मतलब नहीं कि उनकी डायबिटीज खत्म होगी, क्योंकि वो दवाओं के प्रभाव से है। ये हम नेचुरल बात कर रहे हैं। डायबिटीज क्यों होती है? डायबिटीज इसलिए होती है क्योंकि शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स डायबिटीज होने में या शुगर को नियंत्रण करने में मदद करते हैं, जो यहाँ दर्शाए गए हैं। पैनक्रियाज में खराबी से होता है, जहां से इंसुलिन नहीं बन रहा। लिवर की खराबी से होता है, जो ग्लूकोज ज्यादा बना रहा है ग्लूकोज में। जब हम नहीं खाना खा रहे होते हैं, उपवास कर रहे होते हैं, तब भी हमारी शुगर डाउन नहीं होती, क्योंकि हमारा लिवर कंटिन्यूसली ग्लूकोज शरीर में बनाता रहता है। इसी तरह आंतों का भी रोल है, मसल्स का रोल है, किडनी का रोल है, फैट्स का रोल है, ब्रेन का भी। ये सब ऑर्गन्स डायबिटीज के मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट होते हैं और इन सभी ऑर्गन्स के अलग अलग डिफेक्ट्स होते हैं जो डायबिटीज में सामने आते हैं और उसी हिसाब से दवाएं दी जाती है। जिस पर्टिकुलर ऑर्गन में डिफेक्ट ज्यादा लगता है उस हिसाब से दवाएं दी जाती है। डायबिटीज के लक्षण क्या होते हैं? व्हाट आर द सिम्टम्स? थकान, सुस्ती, वेट लॉस होना, बार बार यूरिन आना, बहुत अधिक प्यास लगना, बहुत अधिक भूख लगना, यानी कि आप खाना तो ज्यादा खा रहे हैं लेकिन फिर भी वजन कम हो रहा है, बार बार इन्फेक्शंस होना, खुजली होना, जेनाइटल्स में खुजली होना, डिलेड वुंड हीलिंग, कोई घाव हो गया और वो देरी से भर रहा है, और अगर बच्चों में डायबिटीज होती है तो बच्चों की ग्रोथ भी रुक सकती है। ये सब डायबिटीज के कॉमन लक्षण हैं। लेकिन ज्यादातर एडल्ट्स में डायबिटीज एसिम्प्टोमेटिक होती है, यानी कि सिम्टम रहित होती है, लक्षण रहित होती है। इसलिए इन सिम्टम्स के भरोसे हम नहीं रह सकते कि मेरे को तो कोई सिम्टम नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे को डायबिटीज नहीं है। ऐसा नहीं है। 50% लोगों में डायबिटीज के सिम्टम्स नहीं होते हैं। डायबिटीज से हम क्यों इतना भयावह है, या हम क्यों आज चर्चा क्यों करने को मजबूर हुए हैं डायबिटीज जैसे टॉपिक पे? वो इसलिए कि डायबिटीज शरीर के हर इंपॉर्टेंट ऑर्गन को प्रभावित करती है, उसको नुकसान पहुंचाती है। आंखों में हो सकती है तो रेटिनोपैथी होती है, जिससे रोशनी भी जा सकती है। किडनी को इफेक्ट कर सकती है, नपुंसकता आ सकती है, पैरों में पल्सेस को खराब कर सकती है, पैरों में गैंग्रीन हो सकती है। अगर मेजर वेसल्स को इन्वॉल्व करती है तो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट अटैक होने का डायबिटीज एक बहुत बड़ा कारण है। 40% लोगों को जिनके बाईपास होते हैं, जिनके स्टेंट्स लगते हैं, 40% लोगों को डायबिटीज होती है। जिनके किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं उनमें भी 40% लोगों को डायबिटीज होती है। डायबिटीज से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। डायबिटीज से इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, यानी कि जब आप चलते हैं तो पैरों में भयंकर दर्द होने लगता है। ये सब डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस है। फिर लकवे का अटैक, ब्रेन में अगर डायबिटीज का इफेक्ट आता है, ब्लड वेसल्स ब्रेन की खराब होती हैं तो लकवे का अटैक आ सकता है। तो इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज के। इस वजह से हमें डायबिटीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उसका ठीक से उपचार करना आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात कि हमें इस बीमारी को होने से ही रोकना है, कि हमें ये सब कॉम्प्लिकेशंस न झेलने पड़े। आप डायबिटीज को रोकेंगे तो हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज, स्ट्रोक, इन सब कॉम्प्लिकेशन से बचेंगे। डायबिटीज के मेनली 2 टाइप्स होते हैं, एक टाइप 1 होती है, एक टाइप 2 होती है।
इंडिया में 95% एडल्ट्स को जो डायबिटीज है वो टाइप 2 डायबिटीज है। यानी कि जैसे इंडिया में अगर हम कल्पना करें कि 7.5 या 7.25 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, तो उसमें से 95% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है। तो जब हम जनरल डायबिटीज की बात करते हैं तो हम टाइप 2 की ही बात करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज जनरली बच्चों में होती है और वो सिर्फ 5% पॉपुलेशन में है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे यहाँ बच्चों में डायबिटीज ज्यादा नहीं है, अनलाइक डेवलप्ड वर्ल्ड या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, जहां पर बच्चों की डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज का इंसिडेंस इंडिया से 2 से 3 गुना है। फिर एक वैरायटी होती है प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज, जैसे जीडीएम कहते हैं, और कुछ रेयर डायबिटीज की वैरायटीज होती हैं जिनकी यहाँ चर्चा करने का कोई पर्पस नहीं है। मेनली हम कन्फाइंड हैं टाइप 2 डायबिटीज पे। कुछ जानकारी आपको टाइप 1 डायबिटीज की भी दे दें। टाइप 1 डायबिटीज जनरली बच्चों में होती है या यंग एडल्ट्स, छोटे जो यंग एडल्ट्स हैं, 18-20 साल, 22-25 साल तक के जो एडल्ट्स हैं, ज्यादातर उनके अंदर होती है डायबिटीज और तेजी से बढ़ती है डायबिटीज। तो ये साइलेंट जनरली नहीं होती है, इसके सिम्टम्स होते हैं। जो हम सिम्टम्स की चर्चा कर रहे थे वो टाइप 1 डायबिटीज में बहुत यूरिन आना, तेजी से वजन घटना, बहुत अधिक भूख लगना, ये सब सिम्टम्स होते हैं इनमें। और जनरली खास बात नोट करने लायक ये है कि इन जनरली इसमें फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है। टाइप 1 डायबिटीज जब किसी 4 साल के बच्चे को डायबिटीज होती है तो ज्यादातर पेरेंट्स मेरे को आके कहते हैं कि हमारे छोटे से बच्चे को कैसे होगी डायबिटीज, हमारे तो फैमिली में दूर दूर तक किसी को नहीं है, बाप दादाओं को किसी को नहीं है। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जनरली उन्हीं फैमिलीज में टाइप 1 डायबिटीज होती है। और इसमें सीरम इंसुलिन, ब्लड में इंसुलिन बहुत कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन बच्चों को गोलियां असर नहीं करेगी और इन्हें जीवन पर्यंत इंसुलिन पे ही रहना होगा। जबकि जो टाइप 2 डायबिटीज जिसके लिए हम सब आज मेन चर्चा कर रहे हैं, ये जनरली एडल्ट्स में होती है और जैसा मैं कह रहा था सिम्टम्स नहीं के बराबर होते हैं और जनरली चांस डिटेक्शन होता है। आप किसी को ब्लड डोनेट करने गए, लायंस क्लब ने कोई कैंप रखा, आपकी संस्था ने कोई कैंप रखा और उसमें डायबिटीज का टेस्ट किया स्ट्रिप से और उसमें अचानक पता लगा कि डायबिटीज है। इस तरीके से जनरली डायबिटीज डिटेक्ट होती है। सर्जरी के लिए आप गए, डॉक्टर को किसी दूसरी वजह से दिखाने गए और वहां टेस्ट हुआ, तब पता लगा कि डायबिटीज है। वेट जनरली इसमें नॉर्मल होता है या ओवरवेट लोगों को डायबिटीज ये ज्यादा होती है और ये ज्यादातर फैमिलियल होती है, पारिवारिक होती है। इस सीरम इंसुलिन लेवल इसमें नॉर्मल भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। और इनिशियल पीरियड में ज्यादातर इन लोगों का इलाज गोलियों से होता है। जब गोलियां कारगर नहीं होती है तब इंसुलिन इनको दिया जा सकता है। किन लोगों को डायबिटीज होने का रिस्क ज्यादा है? हम में से कौन से ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज के लिए ज्यादा प्रोन है? सबसे पहले ओबेसिटी, जिनका वेट ज्यादा है, जो ओवरवेट है, जिनके परिवार में डायबिटीज है या जिनकी बॉर्डरलाइन डायबिटीज है, वो डायबिटीज में कन्वर्ट होंगे कुछ सालों में जाके। और जैसे जैसे एज बढ़ती है डायबिटीज का रिस्क बढ़ता जाता है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, और जिन लेडीज को प्रेगनेंसी में अल्पावधि डायबिटीज होती है, कुछ समय के लिए ही मान लीजिए उनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज हुई, जैसी प्रेगनेंसी खत्म हुई, डिलीवरी हुई और उसके बाद उनकी डायबिटीज ठीक हो जाती है। लेकिन इन लेडीज को फ्यूचर में डायबिटीज होने का रिस्क है, चाहे वो 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद हो। शहरों में रहने वाले लोगों को हमेशा गांवों से अपेक्षाकृत ज्यादा डायबिटीज होने का रिस्क है और छोटे शहर से, अलवर से ज्यादा जयपुर में होगा, जयपुर से ज्यादा दिल्ली में होगा, दिल्ली से ज्यादा और कोई बड़े मेट्रो बॉम्बे में होगा। इस तरीके से डायबिटीज का इंसिडेंस है कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता है डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ता है। लो बर्थ वेट बेबीज, जिन बेबीज का बर्थ के समय वजन कम होता है उनमें भी फ्यूचर में डायबिटीज होने का रिस्क ज्यादा है। और जिन बेबीज का वजन बर्थ के समय ज्यादा होता है, 4.5 किलो का कोई बेबी हुआ, 4.25 किलो का बेबी हुआ, तो हम खुश होते हैं कि बहुत तंदुरुस्त बच्चा हुआ, लेकिन नहीं, इस बच्चे को फ्यूचर में डायबिटीज होने का रिस्क ज्यादा होता है, लो बर्थ वेट और हाई बर्थ वेट दोनों में। और जो लोग फ्रेश फ्रूट्स नहीं खाते हैं, बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, उनमें भी देखा गया है कि डायबिटीज होने का रिस्क ज्यादा होता है। पॉल्यूशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण आजकल माना जा रहा है, हालांकि इसके लिए बहुत बड़ा प्रूफ अभी साइंटिफिकली उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि डायबिटीज में इसका भी योगदान है। और डिप्रेशन, स्ट्रेस, जो हमारे दैनिक जीवन की आज की कॉम्पिटिटिव जो लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है, उसका भी डायबिटीज को जन्म देने में बड़ा रोल है। लेकिन केवल किसी एक चीज से डायबिटीज नहीं होती। आपके परिवार में डायबिटीज है तो आपको डायबिटीज होगी ही होगी, ये कतई आवश्यक नहीं है।
कई बार हम देखते हैं किसी फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स को है पर एक मेंबर को नहीं है, या इसके विपरीत हम देखते हैं किसी फैमिली में डायबिटीज है ही नहीं लेकिन फिर भी उस फैमिली के कुछ लोगों को डायबिटीज हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि एनवायरनमेंट और जेनेटिक्स दोनों चीजें आवश्यक है डायबिटीज के लिए। सिर्फ एक पॉइंट कोई नहीं पकड़ सकते हम कि ये है, जो हमने डिस्कस किए इन सब का जब गठजोड़ होता है तब डायबिटीज होती है। तो जेनेटिक्स मतलब हमारी फैमिली में डायबिटीज है ये तो आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस, एनवायरनमेंट के जो प्रभाव है वो भी आवश्यक है डायबिटीज को जन्म देने के लिए। और उसमें सबसे बड़ा जो एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी इज एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फैट, शरीर में वसा का अधिक होना। और डायबिटीज और मोटापा जब ये दोनों मिल गए तो एक स्थिति बन सकती है जिसे हम डायबिसिटी भी कहते हैं। ओबेसिटी इज सरप्लस गॉन टू वेस्ट, जो हमने खाना खाया वो वेस्ट गया और वेस्ट पे ही जमा हो गया। इसलिए कहा गया है जिनकी होती है पतली कमर उनकी होती है लंबी उम्र। वेस्ट पतली होना बहुत आवश्यक है, वेस्ट नॉर्मल होना बहुत आवश्यक है। तो वेस्ट पे नजर रखें, वेस्ट को लगातार वॉच रखें। अगर कुछ सालों में आपकी कमर का घेरा बढ़ता जा रहा है, कमर से कमरा कब हो गया पता ही नहीं लगा, तो ये बहुत सारी बीमारियां लेके आएगा जिसमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज ये सब इंटरलिंक्ड है, ये सब जुड़ी हुई है आपस में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये वेस्ट सरकमफ्रेंस है, कमर का घेरा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आप देखेंगे कि डायबिटीज का रिस्क बढ़ रहा है। लीनियर रिलेशनशिप है यहाँ पर डायबिटीज एंड ओबेसिटी में। एक बहुत ही कॉमन इस तरह की स्किन की एक चेंज होता है जिसे हम एक्यांथोसिस निग्रिकेंस कहते हैं। ये खासतौर से राजस्थान या नॉर्थ इंडियंस में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जो ओबीज हैं, जो मोटे हैं लोग, जिनके परिवार में डायबिटीज है, जिनके परिवार में ओबेसिटी है, उन लोगों की गर्दन पे एक ये छोटा सा कुछ इस तरीके से निशान, एक वेलवेट की तरह या मखमल की तरह स्किन पे एक निशान होता है और इसे हम एक्यांथोसिस निग्रिकेंस कहते हैं। ये डायबिटीज फ्यूचर में होने का एक इंडिकेटर माना जाता है। मोटापे से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और मोटापा कम करने से क्या इसके विपरीत फायदे हो सकते हैं, ये यहाँ दिखाए गए हैं। शायद आपको क्लियरली विजिबल ना हो तो मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ देता हूँ। जब आप वजन कम करने में कामयाब होते हैं, जब आप वजन कम रखते हैं तो घुटने की प्रॉब्लम से बचते हैं, कमर की प्रॉब्लम से बचते हैं, डिप्रेशन से बचते हैं, ब्लड प्रेशर से बचते हैं, अस्थमा, हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल, लिवर डिजीज, डायबिटीज, बहुत सारी ऐसे बीमारियां हैं जिनसे आप बचते हैं। जब किसी व्यक्ति का वजन 90 है, 85 है और उसका होना चाहिए मान लीजिए 65, 15-20 किलो वजन जब जाता है और जब वो 10 किलो भी यदि उसमें से वजन घटा लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं, बहुत सारे रिस्क उनके कम हो जाते हैं। आइडियल वेट क्या होना चाहिए? आप अपनी हाइट के हिसाब से अपने वेट का अनुमान लगा सकते हैं। मान लीजिए एक एवरेज एडल्ट मेल इंडिया में हाइट मान लीजिए 165 से 170 या 175 के बीच में, ज्यादातर हमारे 90% इंडिविजुअल्स आ जाते हैं 165 से 170। मान लीजिए किसी की हाइट 170 सेंटीमीटर है, 5'8" के बराबर हुई लगभग, तो अपनी हाइट इन सेंटीमीटर्स -100 और आपको अपना आइडियल वेट मिल जाएगा। 170 में से 100 माइनस किया तो 70 kg वेट आया, तो ये उस व्यक्ति के लिए आइडियल वेट है लगभग। ये एवरेज वेट है, एग्जैक्ट पिन पॉइंट नहीं किया गया है, जस्ट एक ग्रॉस एस्टिमेट है। और लेडीज के लिए इसमें से 5 से 7% कम करके आंकना होता है। ऐसे हम अंदाज लगा सकते हैं कि अपना वेट कितना होना चाहिए। और एक BMI एक मेजरमेंट होता है जिसमें वेट किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। BMI से हम ये अंदाज लगाते हैं कि व्यक्ति कितना ओवरवेट है। तो नॉर्मली इंडियंस या एशियंस के लिए BMI एज कंपेयर टू द वेस्टर्न पॉपुलेशन कम रखा गया है। नॉर्मल वेट जिन लोगों का है उनका जनरली BMI 18 से 22.9 के बीच में होता है, और जो ओबीस जिनको या मोटापा जिनमें होता है उनमें BMI मोर देन 25 होता है। लेकिन ये नीचे देखिए आप, वेस्ट
मोर देन 90 सेंटीमीटर्स ये एबनॉर्मल है मेल्स के लिए, और मोर देन 80 सेंटीमीटर्स ये एबनॉर्मल है लेडीज के लिए इन एशियन इंडियंस या साउथ एशियन इंडियंस के लिए, जबकि यूरोपॉइड्स में ये 102 और 88 सेंटीमीटर्स है यूरोपियंस के लिए, कॉकेशियंस के लिए। मोटापे से और क्या नुकसान हो सकता है? आप देखते हैं कि आपकी कार एवरेज कम देने लग गई है। घर में 4 मेंबर हैं और चारों ने अगर 5 साल में 10-10 किलो वजन बढ़ा लिया तो 40 किलो वजन आपकी कार एक्स्ट्रा ढो रही है, तो गाड़ी तो एवरेज कम देगी ही। गाड़ी में आपने 5वां आदमी बिठा लिया। कई बार मेरे पास कपल आता है, लेडी का वजन 40 किलो ज्यादा है, मेल का वजन 50 किलो ज्यादा है, 40 किलो ज्यादा है, तो मैं उनको कहता हूं कि आप दोनों के अलावा घर में एक तीसरा और है, एक एक्स्ट्रा आदमी आपके घर में मौजूद है 70-80 किलो का, कितना वजन आप लोग ज्यादा कर रहे हो। और एयरलाइंस 40 साल से 50 साल से एयरलाइंस ऑपरेट हो रही हैं, वो कह रही हैं कि आजकल उनकी फ्यूल कॉस्ट ज्यादा आ रही है, फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है। उसका रीजन है कि ट्रैवल करने वाले सभी लोग ओवरवेट हो गए हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स तो सेम है, लेकिन वेट जो प्लेन ढो रहा है वो ज्यादा है, तो नेचुरली उसका एवरेज कम हो जाएगा। एक ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम इंडियंस पतले दुबले दिखने वाले हैं, लेकिन हम एक्चुअल में इतने पतले हैं नहीं। ये यहाँ पर 2 बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल साइंटिस्ट्स हैं, एक डॉक्टर याग्निक हैं पुणे के और एक यूटकिन है स्वीडन के। आपको लग रहा होगा कि ये जो व्हाइट शर्ट में वेल बिल्ट और थोड़े से मोटे से लगने वाले इंडिविजुअल हैं, इनका वेट ज़्यादा है, और ये पतले दुबले एकदम स्किनी इंडिविजुअल हैं, इंडियन हैं, इनका वेट कम है। ऑब्वियसली इनका वेट कम है, लेकिन बीएमआई आप देखिए, बॉडी मास इंडेक्स जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, दोनों का एग्जैक्टली सेम है। जबकि बॉडी में फैट जब नापा गया, इनके अंदर 21% फैट मिला, इनके अंदर सिर्फ 9% फैट मिला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो यूरोपियंस हैं, कॉकेशियंस हैं, या कई लोग जो दिखते हैं आपको मोटे लेकिन उनमें फैट नहीं होता, वो मसल होती है, उन्होंने मेहनत करके एक्सरसाइज करके अपनी मसल्स बनाई है। कोई पहलवान है, उसमें फैट नहीं है, उसने मस्कुलर बॉडी है उसकी, वो नुकसानदायक नहीं है। जबकि इंडियंस जो दिखने में पतले दुबले हैं, इनका वजन 65 किलो ही होगा, लेकिन बॉडी में फैट 21% है। एक्सेसिव फैट बॉडी में जब होता है तब वो हार्मफुल होता है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, इन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। हाँ, हमारी आज से हजारों लाखों साल पहले जब मानवता इतनी विकसित नहीं थी, हमारे जो पूर्वज थे वो आप कल्पना कीजिए कि पहले सिर्फ कंदमूल खा के रहते थे, शिकार करते थे, कभी शिकार मिल गया कभी नहीं मिला, जिस रोज मिल गया तो 2-3 दिन तक उसी शिकार को अच्छी तरह खा लिया, फिर 3 दिन तक फिर कुछ शिकार नहीं मिला तो भूखे भी रहना पड़ा। इस तरीके की लाइफ थी आज से हजारों या लाखों साल पहले। उस समय जो हमारा मानव विकास हुआ, वो हमारी बॉडी, क्योंकि हजारों साल तक हम उस स्टेज पे रहे, तो हमारे जीन्स उस तरीके से डेवलप्ड है कि जब हमें ज्यादा खाने को मिले तो हम उसी में से शरीर ज्यादा निचोड़ लेता है और जमा करके रखता है कि आने वाले दिनों में जब खाने को नहीं मिलेगा तब ये हमने जो शरीर में निचोड़ के रखा है ये काम आएगा। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि आपको खाने का इतना प्रचुर मात्रा में चीजें मिल रही है, लेकिन आपकी जीन्स तो वही है, जो भी आप खा रहे हो शरीर तो उसमें से पूरा निचोड़ रहा है, क्योंकि आपकी मशीनरी वैसे ही डेवलप्ड है। शरीर ये मान के चल रहा है कि शायद आपको 3 दिन पता नहीं मिले नहीं मिले, इसलिए मैं पूरा आज ही निचोड़ लूं, जबकि ऐसा नहीं है, आपको हर रोज एक्सेसिव खाने को मिल रहा है। तो इससे क्या होता है कि आपकी जीन्स तो स्टोन एज के हैं, लेकिन आप रह रहे हो स्पेस एज में। इससे ये सारे दुष्प्रभाव आज हमें देखने को मिल रहे हैं। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स का भी डायबिटीज में रोल है, जो मैं आपको बता रहा था कि पॉल्यूशन, स्मोकिंग, निकोटिन, आर्सेनिक और बहुत सारे पॉल्यूशन वाले तत्व हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, पेस्टिसाइड्स के रूप में, या जो केमिकल्स या प्लास्टिक्स जो हम दिन भर यूज करते हैं, उनमें से कहीं ना कहीं कुछ टॉक्सिन्स हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ख़ास तौर से ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, जिन्हें पीओपीज कहा जाता है, ये एनवायरनमेंट में मौजूद हैं और ये डायबिटीज़ और
मोटापे को जन्म दे रहे हैं। ये खबर कुछ समय पहले भास्कर में छपी थी कि कितना जबरदस्त पॉल्यूशन है जयपुर के आसपास। और कई बार हम सोचते हैं कि सभी कुछ ठीक है, मैं खाना भी अच्छा खा रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, मेरे परिवार में डायबिटीज नहीं है, मेरा लाइफस्टाइल भी ठीक है, टाइम पे सो रहा हूँ, टाइम पे उठ रहा हूँ, फिर क्यों डायबिटीज हो गई? तो शायद उसकी एक वजह पॉल्यूशन है। डायबिटीज को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? डायबिटीज को मैनेज करने के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। एक तो आप अपने खाने में परिवर्तन करके करना है आपको, और फिजिकल एक्टिविटी या लाइफस्टाइल को चेंज करके करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल एंड फिजिकल एक्टिविटी। और थर्ड नंबर पे आती है मेडिसिन। ड्रग्स लास्ट में है। अगर आपने डाइट पे कंट्रोल नहीं किया, फिजिकल एक्टिविटी या लाइफस्टाइल ठीक नहीं किया, तो ड्रग्स कारगर नहीं होती हैं। So you are not what you eat, you are what you do with what you eat. आपने मान लीजिए ज्यादा खाना खा लिया, कोई बात नहीं, लेकिन उस खाने को अगर आप बढ़िया फिजिकल एक्टिविटी करके अगर उस खाने को आप पचा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज के या फिजिकल एक्टिविटी क्यों इंपॉर्टेंट है, उससे क्या फायदे हैं? सबसे पहले अगर आप ओवरवेट है तो वेट कम होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, ब्लड शुगर कम होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, स्टेमिना बनता है, मसल बनती है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, नींद अच्छी आती है, मजदूर दिन भर थक के बढ़िया नींद इसीलिए ले पाता है। ऑस्टियोपोरोसिस या बोन्स की मजबूती आती है, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता है, इन्फेक्शंस कम होते हैं, आप स्वस्थ महसूस करते हैं। जो आज हमारे पास मॉडर्न एज के साधन है, चाहे वो गाड़ी हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, और खाने को जो हमें अनाप शनाप खाने को मिल रहा है, हमें आवश्यकता 1 चपाती की और हमारे लिए उपलब्ध है 4। ठीक है, कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिलता, वो अलग बात है, लेकिन इन जनरल आज खाने की कमी किसी को नहीं है ज़्यादातर। तो ऐसी अवस्था में ये सब हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकती हैं अगर हम इन चीज़ों का ठीक से इस्तेमाल ना करें। इसलिए जहां तक संभव हो कोशिश करिए कि शरीर को हिलाएं। ईश्वर ने हमें जो शरीर दिया है, ये निरंतर 24 घंटे चलने के लिए और हिलडुलने के लिए दिया है। पैरों को चलाएं, अगर कहीं लिफ्ट है तो उसका इस्तेमाल करने से बचें, सीढ़ियां हैं तो उनका इस्तेमाल करें। पार्किंग करने के लिए भी हम कई बार इतना उलझ जाते हैं कि मैं तो बिल्कुल सामने ही पार्क करूंगा, जहां भी जाना है, दफ्तर के सामने करूंगा, मंदिर के सामने करूंगा, मैरिज गार्डन के ठीक सामने पार्क करूंगा। 100 गज दूर पार्क करने की जहमत मैं नहीं उठाऊंगा, क्योंकि उसमें 100 कदम चलना पड़ेगा। कोशिश करें कि दूर से दूर पार्क करें। अगर सभी लोग ये करेंगे तो पार्किंग की समस्या भी सुलझ जाएगी। और वॉक करें, जहां तक संभव हो पैदल चलें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें। किसी भी रूप में एक्सरसाइज हो सकती है, चाहे वो सिंपल पीटी जो स्कूल्स में बच्चे करते हैं वो हो, योगाभ्यास हो, वॉकिंग हो, रनिंग हो, साइकिलिंग हो, स्विमिंग हो, किसी भी रूप में हो सकती है, अपनी फिजिकल कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से। और कई बार हम मशीन खरीद लेते हैं, लेकिन वो या तो कपड़े सुखाने के काम आती है या उसका दुरुपयोग होता है। वजन घटाने के लिए इतने सारे विज्ञापन आप देखते हो आए दिन, टीवी पे और प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक दोनों में आप देखते हो कि विज्ञापन भरे पड़े हैं, वजन कैसे घटाया जाए। और इस तरीके के और कई विज्ञापन आते हैं, घर बैठे वजन घटाएं। ना तो आपको एक्सरसाइज करनी है, ना आपको खाने पे कंट्रोल करना है, बस आप हमारे को पैसे दे दो और आपका वजन हम घटाने की दवाई दे देंगे और उससे वजन घट जाएगा। इस तरीके के विज्ञापन आते हैं और अफसोसजनक है कि फिर भी हजारों लाखों लोग बेवकूफ बनते हैं इंडिया में। रोज आप अखबारों में पढ़ते हो कि कैसे लोग बेवकूफ बनते हैं। वजन अगर आपका एक महीने में 4 किलो से ज्यादा वजन घट रहा है तो वो शरीर को नुकसानदायक है, वो शरीर के लिए नुकसानदायक है, वो वजन घटाना ठीक नहीं है। बहुत अधिक सूजन है, किसी को कोई बीमारी की वजह से वजन अगर बढ़ा है और वो तेजी से घटा है, वो एक अलग बात है। इन दिनों एक बहुत ही क्या कहना चाहिए, योगा के गुरु हैं जो ये प्रचार कर रहे हैं कि मैं एक दिन में 1 किलो वजन घटा सकता हूं। तो इस तरीके के दावे लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाने के काम में आते हैं। ये साइंटिफिक कतई नहीं है। महीने में 4 किलो से ज्यादा वजन नहीं घटाना है, अगर कोई घटाए भी तो नहीं घटाना है आपको।
सूजन कम होना एक अलग चीज है, वजन घटाना अलग चीज है। सूजन तो 10 किलो भी कम हो सकती है एक सप्ताह में। और दीर्घायु होने का एक सदियों पुराना एक नुस्खा है, द लेसर यू ईट द लॉन्गर यू लिव। जितना भोजन आपको आवश्यकता है उससे कम, जब थोड़ा सा कम भोजन लेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे, स्वस्थ रहेंगे और दीर्घायु होंगे। खाने में हमें क्या क्या ध्यान रखना आवश्यक है? प्रॉपर जगह पे खाना होना चाहिए, प्रॉपर समय पे खाना होना चाहिए। नाश्ता सुबह का सबसे जरूरी है, टाइम पे करना। टाइम का मतलब जितना जल्दी हो सके, 7:30 8 बजे 8:30 बजे तक नाश्ता जरूर कर लें। और जो हमारे पूर्वजों ने सिखाया कि खाना खाने से पहले ठीक से बैठो, आसन ग्रहण करो, थोड़ा सा ईश्वर को याद करो, फिर खाना खाओ, वो बिल्कुल सही, फिजियोलॉजिकली और साइंटिफिकली सही चीज है। क्योंकि जब हम खाना हमारे सामने है और उस समय हम खाने को निहार रहे हैं, देख रहे हैं, ईश्वर को याद कर रहे हैं, तो शरीर में हार्मोन्स का स्त्रावण या जो खाना पचाने की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। तो जब खाना शरीर के अंदर जाता है तो वो प्रक्रिया ऑलरेडी चल रही होती है और खाने का डाइजेशन अच्छा होता है। खाना खाते समय टीवी ना देखें, क्योंकि जब आपका ध्यान टीवी में है, आपका मन टीवी में है, आंख टीवी में है, कान टीवी पे लगा हुआ है, तो आपको खाने का क्या स्वाद आएगा और क्या आनंद आएगा? क्योंकि वो खाना फिर सिर्फ एक बैग में जाने के समान है, क्योंकि आपको खाने की सुगंध का भी पता नहीं लग रहा। फिर कोशिश करें कि छोटे छोटे सर्विंग्स लें, एक साथ बहुत सारा प्लेट में लेके ना बैठें। बार बार लेना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक साथ ज्यादा प्लेट में ना भरें। छोटी प्लेट, छोटा चम्मच, छोटी कटोरी, और स्लो मोशन में खाएं। भगवान ने हमें 32 दांत इसीलिए दिए हैं कि हम स्लो मोशन में खाना खाएं, धीरे धीरे चबा के खाएं। और बच्चों को कभी भी खाने की चीजों से रिवार्ड ना करें कि बेटा ये कर ले, बेटा ये काम कर ले, तुझे आइसक्रीम खिलाएंगे, तुझे चॉकलेट दिलाएंगे, तुझे मिठाई खिलाएंगे। नहीं। खाने की और हम आगे डिटेल में बात करें उससे पहले ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो आपको समझने जरूरी है। सबसे ज्यादा कैलोरीज फैट्स में होती है, इसीलिए हम फैट्स रेस्ट्रिक्ट करते हैं उन लोगों के जिनका वेट ज्यादा है या जिनका हमें वजन घटाना है या जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, उनके फैट रेस्ट्रिक्ट करते हैं। क्योंकि 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरीज मिलती है, 1 ग्राम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरीज मिलती है, और अल्कोहल या दारू 1 ग्राम अल्कोहल से 7 कैलोरीज मिलती है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से ज्यादा कैलोरीज। तो अल्कोहल का दूसरा नुकसान क्या है कि इससे कैलोरीज मिल रही हैं जो घी से थोड़ा ही कम है। तो दारू पीने से भी आपका वेट इसलिए बढ़ता है और दूसरे कॉम्प्लिकेशंस इसलिए होते हैं क्योंकि दारू में कैलोरीज तो है ही ना। फाइबर या रेशा और वाटर, पानी, ये बिल्कुल 0 कैलोरीज हैं। तो ये सबसे सेफ और सबसे बढ़िया चीज है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमें खाने चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब अगर जो नेचुरल चीज है उसको जितना नेचुरल तरीके से खाया जाए वो अच्छा है। जैसे मैदा, गेहूं को अगर हम मोटा पिसवा के खाएंगे, चना बाजरा जिनको मोटा अनाज जिसको कहते हैं, मोटा जब खाना खाएंगे वो नुकसान कम करेगा। मैदा, सूजी, इस तरह की जो चीजें जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइंड चीजें जिन्हें बोलते हैं, या सिंपल शुगर, चीनी, शुद्ध चीनी, सिरप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, शेक्स, ये सब नुकसानदायक चीजें। तो अगर आप जूस को प्रेफर न करके पूरा फ्रूट खाएंगे तो फायदे में रहेंगे। सॉफ्ट ड्रिंक की जगह आप छाछ या सीधा प्लेन पानी पी लेंगे या बल्कि सूप ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। फ्राइड चीज लेने की बजाय जब बेक्ड या रोस्टेड चीज लेंगे, और सैचुरेटेड फैट जैसे घी, बटर, चीज की जगह जब आप अनसैचुरेटेड फैट्स लेंगे जैसे ऑलिव ऑयल या वो फैट्स जिनमें कम सैचुरेटेड फैट्स हैं, जब वो लेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। तो तली हुई चीज़ों से बचें, पानी खूब पिएं, फ्रेश फ्रूट्स जरूर खाएं। ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं लेकिन फ्रेश फ्रूट्स जरूर खाएं। और डायबिटीज़ में फ्रेश फ्रूट्स मना नहीं होते हैं। फ्रेश फ्रूट्स डायबिटीज़ के पेशेंट्स आराम से खा सकते हैं, लेकिन एक साथ ज़्यादा नहीं खाएं, छोटे छोटे टुकड़ों में खाएं। और जूस बिल्कुल नहीं लें। कुछ फ्रूट्स हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए मना होते हैं, जैसे केला, चीकू, अंगूर, क्योंकि इन चीज़ों में डायरेक्ट कैलोरीज ज़्यादा निकलती हैं, शुगर ज़्यादा निकलती है। ग्रीन वेजिटेबल सारी खाने के लिए अलाउड होती हैं। हरी सब्जियां, कच्चा सलाद, ककड़ी, टमाटर, खीरा, गाजर, मूली, प्याज, पत्ता गोभी, ये सब चीज़ें अनलिमिटेड मात्रा में खाई जा सकती हैं।
और ऑयल के लिए बहुत सारे भ्रांतियां प्रचलित हैं, तो मैं एक लाइन में ये स्पष्ट कर दूं कि कोई भी ऑयल अपने आप में नंबर 1 नहीं है, और आपको चेंज करते रहने चाहिए ऑयल्स, कभी सरसों का, कभी सोया, कभी तिल्ली, कभी मस्टर्ड, अलग अलग तरह के तेल चेंज करते रहिए। और बेस्ट तो ये होता है कि तेल को ज़्यादा तेज गर्म न किया जाए और बार बार गर्म न किया जाए। फ्रेश फ्रूट्स या फ्रेश हरी सब्जियां या कच्चा सलाद सब लोगों को नसीब नहीं होता है, लेकिन अगर नसीब हो तो जरूर खाएं। और इस तरह के लुभावने चीज़ें जो कि हमारे वातावरण में चारों तरफ मौजूद होती हैं, ये बड़ी लुभावनी चीज़ें, बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करना, लेकिन जो लोग कंट्रोल करते हैं उन्हें इसका फायदा जरूर मिलता है। शुगर, चीनी को कुछ साइंटिस्ट ने शुद्ध पॉइजन माना है। और ये आप देखिए कि जैसे जैसे मानवता विकसित हो रही है, 17वीं सदी से लेके 1850 के आसपास शुगर कंजम्पशन पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ा, और 20वीं सदी 21वीं सदी आते आते कहाँ पहुंच गया, और उसी अनुपात में ओबेसिटी या मोटापा बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे दुनिया में शुगर कंजम्पशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे मोटापा बढ़ रहा है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां बढ़ रही है। शुगर कंजम्पशन भारत में भी बहुत होता है, हालांकि भारत में शुगर प्रोड्यूस भी बहुत होती है, लेकिन कंज्यूम भी बहुत होती है। और ये देखिए सबसे ज्यादा शुगर कंजम्पशन इंडिया में कहाँ हो रहा है? पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। हालांकि राजस्थान विकास के मामले में यहाँ नहीं है, इस लिस्ट में बहुत पीछे है, लेकिन शुगर कंजम्पशन में बहुत सारे राज्यों से राजस्थान आगे है। शुगर को भी अल्कोहल की तरह टॉक्सिक माना गया है, और ये कहा जाता है कि शुगर इज टॉक्सिक एंड मस्ट बी रेगुलेटेड जस्ट लाइक सिगरेट्स। आप टोंक रोड पे कहीं चले जाइए, अजमेर रोड पे कहीं चले जाइए, अचानक आपको ध्यान आता है कि प्यास लग रही है, चलो मैं कुछ छाछ पी लूं, सूप ले लूं, कोई हेल्दी फूड ले लूं, भूख लग रही है, तो आपको वो कहीं नहीं मिलेगा। आपको कचौरी, समोसे, भुजिया हर जगह मिल जाएगी, कोल्ड ड्रिंक्स हर जगह मिल जाएंगे, ये पैकेट्स हर जगह मिल जाएंगे, हर छोटी छोटी दुकान पे, ढाणी पे मिल जाएंगे आपको, लेकिन हेल्दी फूड आपको बहुत मुश्किल से ढूंढने में मिलेगा। ये विडंबना है, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग इस तरह के खाने को ज़्यादा उपलब्धता होने के कारण और आसानी से मिलने के कारण खाने को मजबूर भी होते हैं कई बार। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स या जो मैदा जब आप खाते हैं और शुगर जब आप लेते हैं और बेजड़ की जब आप रोटी लेते हैं या मिस्सी रोटी या मोटे अनाज की रोटी लेते हैं, तो क्या फर्क दिखता है, वो यहाँ दर्शाया गया है। ये एक व्यक्ति की शुगर है, जो रेड कर्व दिख रहा है, ये शुगर इतनी तेजी से बढ़ी है। यहाँ पर इन्होंने खाना खाया और खाने में लिया मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक और मिठाइयाँ खाई, तो इतनी तेजी से शुगर बढ़ी और तेजी से ये कुछ समय बाद नीचे आ जाती है। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा शुद्ध चीनी न लेके मान लीजिए गेहूं की चपाती ली, तो इस तरीके से बढ़ी, और जब बेजड़ की रोटी ली गई तो ये इस तरीके से कर्व है। ये आप क्लियरली समझ सकते हैं कि क्या फर्क पड़ता है हमारे खाने में चेंज करने से शुगर के कंट्रोल पे, शुगर के लेवल्स पे। खाने को मीठा बनाने के लिए लोग कहते हैं कि जब जीवन में चीनी बंद कर दी, मिठास खाने में बंद कर दिया, तो फिर जिंदा रहने का क्या मजा है? खाने में पूरा सारी चला गया, खाने का लुत्फ क्या उठाऊं जब मीठा नहीं है? तो ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी दूसरी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसे डिश हैं, वो आज हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, जो हम कम मीठे में या बिना मीठे के भी बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया जा सकता है। जैसे कई लोग लहसुन और प्याज नहीं खाते, तो क्या उनका खाना स्वादिष्ट नहीं बन सकता? बन सकता है। कई लोग नॉनवेज नहीं खाते, तो क्या उनका खाना स्वादिष्ट नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स उन लोगों के लिए है जो कि जिनको मीठा स्वाद चाहिए ही चाहिए, या बच्चे, छोटे बच्चे जिनको डायबिटीज हो गई, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि उनको मीठा कैसे कंट्रोल कराया जाए, तो उनके लिए ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स काम में लिए जा सकते हैं। कम मात्रा में जब इनका प्रयोग किया जाता है तो ये नुकसानदायक नहीं है, लेकिन जब एक्सेसिव मात्रा में इनका यूज करेंगे तो ये भी नुकसानदायक होते हैं। और सुक्रालोज और स्टीविया, ये दो एकदम सेफ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं मॉनिटरिंग की। शुगर मॉनिटरिंग कैसे की जाए?
शुगर नाप, जब आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो घर पे शुगर कैसे कंट्रोल करें, कैसे नापें, क्योंकि शुगर की मॉनिटरिंग जरूरी है। शुगर की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको हर पल चेंज होता रहता है शरीर के अंदर। शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, पेट की बीमारियां, लिवर की बीमारियां, गुर्दे की, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसमें पल पल चेंज होता हो। और शुगर एक अनूठी बीमारी है जिसमें 2 घंटे के अंदर ही शुगर 100 से 300 पहुंच सकती है। इस तरह की जब बहुत ज्यादा वेरिएशंस होते हैं तो कंट्रोल करने के लिए कृपया ध्यान दें, मनोज कुमार वैष्णव जी के परिवार के सदस्य तुरंत इमरजेंसी में संपर्क करें। या जब आप शुगर नापना चाहते हैं तो ये बहुत सिंपल टूल है जिन्हें ग्लूकोमीटर कहते हैं। कृपया इमरजेंसी में संपर्क करें। इसी तरीके से एक और टूल नया आजकल आया है जिसे एम्बुलेटरी ग्लूकोज प्रोफाइल या एजीपी कहते हैं। ये एक 10 रुपए की कॉइन के बराबर होता है जो हाथ पे, वहां पे हम लगा देते हैं, चिपका देते हैं इसको टेप से, और फिर इसका एक रीडर होता है, मोबाइल की तरह एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है। जैसे ही इसको इसके पास ले जाते हैं रीडिंग बता देता है। जैसे स्टॉक मार्केट की आपको डेली या पल पल की रीडिंग्स मिलती रहती हैं, वैसे ही इसमें शुगर की रीडिंग्स पल पल की मिलती रहती हैं। और ये हालांकि महंगा है लेकिन कुछ लोगों के लिए काफी उपयोगी हो सकता है। इस तरीके से हर दिन का ये अलग अलग कर्व है कि शुगर आपकी किस समय बढ़ी, किस समय घटी, कैसे अप डाउन हुई, किस खाने के बाद बढ़ी, किस खाने के बाद ना बढ़ी, और उन सबको कंप्रेस करके फाइनली इस तरह का एक एवरेज ग्लूकोज रीडिंग्स निकाल ली जाती हैं। और आने वाले समय में, बल्कि कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में ये स्टार्ट भी हो गया है कि कार का जो आपका डैशबोर्ड का स्क्रीन है वहां पर ही ये मशीन फिट कर दी गई है और वो सेंसर आपके वहां पे लगा हुआ है। तो जब आप लंबे ड्राइव पे जा रहे हैं, 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर की ड्राइव पे जा रहे हैं एक शहर से दूसरे शहर, तो कंटिन्यूसली आप अपनी शुगर इस पे मॉनिटर कर सकते हैं। जब लग रहा है कि अब डिप होने वाली है, कम होने वाली है, गाड़ी रोक के आप कुछ खा लो। जब लग रहा है बहुत ज्यादा होने वाली है तो आप गाड़ी रोक के अपनी दवाई ले लो या इंसुलिन लगा लो। डायबिटीज का इलाज, जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले डाइट और लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज। जब ये दोनों करने के बाद भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, कई बार तब हम दवाई देते हैं। और पर ज्यादातर लोगों में तीनों चीजें एक साथ ही शुरू करी जाती है। डायबिटीज का कंट्रोल आप डाइट से भी करो, एक्सरसाइज भी करो और दवाई भी ले। ओरल पिल्स भी हो सकती हैं, गोलियां से भी हो सकता है, इंसुलिन से भी हो सकता है, और नॉन इंसुलिन इंजेक्टेबल्स आजकल नए कंसेप्ट है ये। इसमें इंसुलिन से मिलती जुलती कुछ दवाइयां, इंसुलिन नहीं है, लेकिन इन दवाओं से शुगर भी बढ़िया कंट्रोल होती है, हार्ट के लिए भी अच्छी होती है, किडनी के लिए भी अच्छी होती है, और इनसे वेट लॉस भी होता है। इंसुलिन के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां प्रचलित है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि एक बार इंसुलिन स्टार्ट हो गया तो अब ये जीवन भर चलेगा। ऐसा नहीं है। अभी कोविड एरा में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की डायबिटीज 400, 500, 1000 तक पहुंच रही है, क्योंकि स्टीरॉइड्स लिए जा रहे हैं। स्टीरॉइड वो दवाएं हैं जो शुगर बहुत तेजी से बढ़ाती हैं। कोविड के ट्रीटमेंट में ज्यादातर लोगों को स्टीरॉइड्स जब दिया जाता है तो उनकी शुगर बहुत तेजी से बढ़ती है, और वो इतनी तेजी से बढ़ी हुई शुगर केवल गोलियों से कंट्रोल नहीं होती, क्योंकि उसमें समय लगता है। इतना समय आप खराब नहीं कर सकते हैं, तो आप उस समय आप इंसुलिन का प्रयोग करना आवश्यक होता है। और इंसुलिन 2 तरह के होते हैं। एक रेगुलर इंसुलिन होता है जो थोड़े सा कुछ घंटों के लिए काम करता है, और एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होता है जो कुछ 12 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे, 36 घंटे तक काम करता है। इन दोनों इंसुलिन का एक तरीके से कॉकटेल होता है जो ज्यादातर कोविड के पेशेंट्स को इस समय दिया जाता है। और बहुत सारे जब पेशेंट्स जिनकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही है, जब एक इंसुलिन से या गोलियों से कंट्रोल नहीं हो रही है, तो साथ में इंसुलिन जोड़ के और शुगर कंट्रोल की जाती है। इंसुलिन देने के बहुत सारे तरीके हैं। सिरिंज से दे सकते हैं, पेन से दे सकते हैं, इंजेक्टर से दे सकते हैं, पंप से दे सकते हैं, लेकिन इंसुलिन सभी में एक समान होता है। इंसुलिन जो दवाई है वो सेम है, डिलीवरी के तरीके अलग अलग हैं। कन्वीनियंस के लिए जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो सिंपल सिरिंज से ले सकते हैं, हालांकि ये भी पेनलेस होती है। और पेन या पंप से वो लोग लेते हैं जिनके लिए कन्वीनियंस ज्यादा मायने रखती है, और हालांकि ये महंगा जरूर होता है। डायबिटीज के ट्रीटमेंट को लेके मीडिया कई बार भ्रमित करता है, और इस तरीके के समाचार आए दिन छपते रहते हैं। ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल उठाया।
कुछ साल पहले ये समाचार छपा था, पहली बार डायबिटीज कंट्रोल नहीं खत्म करने में सफलता मिलनी शुरू। इतने साल हो गए अभी तक तो सफलता नहीं मिली, क्योंकि कहीं भी कोई जरा सी रिसर्च होती है उसको मीडिया इस तरीके से पेश करता है कि जैसे अब तो खात्मा हो गया डायबिटीज का, खत्म हो गया डायबिटीज, आ गई दवाई। ऐसा नहीं है, डायबिटीज के लिए अभी भी गोलियां और इंसुलिन ही एकमात्र उपाय है कंट्रोल करने के लिए, एक्सरसाइज और डाइट के बाद। अभी कोई जादुई दवाई डायबिटीज के लिए नहीं है, सप्ताह में एक बार लगने वाला इंसुलिन अभी नहीं है, जीन थेरेपी, ट्रांसप्लांट, ये सब दूर की कौड़ियां हैं, अभी इनके ऊपर न जाएं। और जो सिंपल ट्रीटमेंट जो आपको लोकल डॉक्टर जो बताते हैं उस पर ध्यान दीजिए। कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कि मैं डायबिटीज के लिए पैनक्रियास ट्रांसप्लांट करवा लूं, आइलेट सेल ट्रांसप्लांट करवा लूं, अहमदाबाद में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, बिल्कुल फ्रॉड है, चल रहा है ये कहीं भी सक्सेसफुल अभी नहीं है। गोलियां, डायबिटीज, इंसुलिन की गोली, बहुत लोग पूछते हैं कि इंसुलिन इंजेक्शन क्यों दे रहे हो, आप गोली दे दो उसके बदले। गोली इंसुलिन की अभी उपलब्ध नहीं है। एक ट्रायल इंडिया में की गई थी, हमने भी ये ट्रायल करी थी लगभग 10 साल पहले, लेकिन ये पूरी दुनिया में ये ट्रायल कामयाब नहीं हुई थी और आज तक इंसुलिन की गोली नहीं बन पाई है। क्या इंसुलिन इनहेलर से लिया जा सकता है? ये ट्रायल भी फेल हो गई, अभी तक इंसुलिन इनहेलेशन से उपलब्ध नहीं है। एक ट्रायल चल रही है कि इंसुलिन को कॉन्टेक्ट लेंस लगा के भी दिया जा सकता है। तो इस तरीके के साइंटिफिक डेवलपमेंट्स चल रहे हैं और मे भी 5 साल 10 साल में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएगी जिससे डायबिटीज़ के पेशेंट्स की लाइफ और आसान हो जाएगी। इंसुलिन पंप इसी कड़ी में एक साधन है जो आज उपलब्ध है, जयपुर में भी उपलब्ध है और इसको हम कुछ लोगों के लिए यूज़ करते हैं। ये हर एक के लिए नहीं है, एडवांस डायबिटीज़ जिनकी होती है उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है और इससे बहुत आसानी से शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया, अंत क्योंकि लेट हो रहे हैं तो मैं कुछ थोड़ा सा तेजी से चलूंगा। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है लो शुगर होना। हम चाहते हैं कि शरीर में शुगर एक नॉर्मल लेवल पे चलती रहे, जब अधिक होगी तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे वो अभी तक हमने देखा, लेकिन जब शुगर लो होने लगती है, जरूरत से ज्यादा कम होने लगता है, मान लीजिए किसी की शुगर 60 हो गई, 50 हो गई, तो बहुत अधिक भूख लगती है, घबराहट होती है, बेचैनी, कंपन, पसीने आना, कंफ्यूजन होना और नींद सी आना, कई बार बेहोशी आ जाती है, कोमा में जा सकते हैं। तो इस तरीके का जब मिसमैच होता है, मान लीजिए आपने दवाई ले ली और खाना नहीं खाया, या एक्सरसाइज जरूरत से ज्यादा कर ली, अनएकस्टम्ड एक्सरसाइज, किसी दिन आपने जोश चढ़ा और ज्यादा एक्सरसाइज कर ली तो शुगर डाउन हो जाएगी। तो आपको पहले कारण ढूंढना होता है कि शुगर क्यों डाउन हो रही है और फिर उसका निवारण करना होता है। साथ के साथ सावधान भी रहना होता है कि डायबिटीज में शुगर डाउन भी जा सकती है। डायबिटीज को खत्म करने के लिए एक बेरिएट्रिक सर्जरी एक बहुत अच्छा विकल्प है, लेकिन ये हर एक के लिए नहीं है। केवल बहुत ही सेलेक्टेड लोगों में बेरिएट्रिक सर्जरी या पेट की जो सर्जरी होती है जिससे मोटापा भी कम होता है और डायबिटीज भी खत्म हो सकती है, ये कुछ लोगों के लिए कारगर साबित हुई है। डायबिटीज को हम कैसे रोक सकते हैं? जो लाइफस्टाइल हमने बात करी उससे अपनाकर और आइडियल बॉडी वेट रखकर, बैलेंस डाइट लेकर, फ्राइड फूड, जंक फूड कम से कम लें, चाहे वो जंक फूड इंडियन जंक फूड हो या वेस्टर्न जंक फूड हो, और फिजिकल एक्टिविटी कम से कम 45 मिनट बढ़िया फिजिकल एक्टिविटी रोजाना। ये लोअर लिमिट है 45 मिनट, 1 घंटा भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं अगर आपकी कैपेसिटी है तो। और रेगुलर हेल्थ चेकअप, क्योंकि डायबिटीज एक साइलेंट डिजीज है, इसलिए टाइम टू टाइम आपको अपना शुगर चेक करवाना है। अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, हाई रिस्क कैटेगरी हमने पहले डिस्कस करी है, कौन से लोग हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। कई कंट्रीज में डायबिटिक पेशेंट्स के लिए डॉग्स को, पेट्स को ट्रेन किया जाता है, क्योंकि इनकी सूंघने की क्षमता कुत्तों की, पेट्स की इतनी जबरदस्त होती है, आप सभी को पता है कितने बढ़िया इनकी सूंघने की क्षमता होती है। तो ये जब इन डॉग्स को ट्रेन किया जाता है तो ये सूंघ सकते हैं कि कब व्यक्ति की शुगर हाई है या लो है। तो बच्चे जिनको डायबिटीज है, उन कई बार पेरेंट्स उन बच्चों को के साथ ऐसे पेट्स को रखते हैं, तो जब उसकी शुगर हाई होने लगती है वो अपने मालिक को इशारा करके कुत्ता बता देता है कि कुछ गड़बड़ है, अपनी शुगर चेक करो। लो होने पे भी वो पहले ही चेता देता है।
जस्ट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था तो मैंने आपको यहाँ बताया। अंत में आते आते हम बात करते हैं अल्कोहल की। लोग कहते हैं कि अल्कोहल कम मात्रा में लिया जाए तो नुकसानदायक नहीं है। जहर चाहे कम लिया जाए चाहे ज्यादा लिया जाए, जहर जहर ही रहता है। तो अल्कोहल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और जो ज्यादा कर रहे हैं कम तो कम से कम उन्हें कर ही देना चाहिए। कई बार ये कहते हैं कि हार्ट डिजीज से बचाता है, कार्डियक प्रॉब्लम नहीं होती, ये सब मिथ्या दुष्प्रचार है। कोई हार्ट डिजीज से अल्कोहल नहीं बचाता है। पानी पीना हम कई बार भूल जाते हैं। हम अपनी बिजी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कई बार अपने ऑफिस वर्क में, अपने जॉब में, कि हम पानी पीने की फुर्सत नहीं होती। पानी दिन भर में बार बार समय समय पे पीना बहुत आवश्यक है। और नींद, समय पे सोना, समय पे उठना और एडिक्वेट मात्रा में नींद लेना। ये भी, जिनकी नींद पूरी नहीं होती उनकी शुगर कंट्रोल करने में भी दिक्कत आती है। डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए इंडिया में क्या बैरियर्स हैं? सबसे बड़ी बाधा है पॉवर्टी, सोशल कस्टम्स। जहां भी जा रहे हैं आदमी खाने के लिए इतना पीछे पड़ता है कि खाओ खाओ खाओ। रिलीजियस रीजंस, इलिटरेसी, लोग बाग समझ नहीं रहे हैं कि डायबिटीज कितनी भयावह है, क्योंकि ये मान के चल रहे हैं कि कोई दिक्कत तो है नहीं, शुगर मेरी 300 है लेकिन मेरे को तो कोई परेशानी नहीं है, क्यों मेरे को परेशान कर रहे हो, क्यों मेरे को दवाई चालू कर रहे हो। पॉलिटिकल विल बिल्कुल नहीं है कि डायबिटीज जैसी बीमारी को रोका जाए। कोई सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को किडनी खराब होती है, कार्डियक प्रॉब्लम होती है और उसका बाईपास होता है, 1.5 लाख रुपया गवर्नमेंट रिएम्बर्स कर देती है बाईपास के लिए, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दे रही कि इसको डायबिटीज क्यों हो रही है। करोड़ों रुपया गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज के ट्रीटमेंट पे खर्च कर रही है, डायबिटीज के ट्रीटमेंट पे, लेकिन उसकी रोकथाम पे कुछ भी खर्च नहीं कर रही है। और दूसरा इसका कारण है कि डायबिटीज केयर एक लो रेवेन्यू अर्नर है। जो लोग डायबिटीज केयर में इन्वॉल्व हैं उतना रेवेन्यू नहीं है, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, एजुकेटर हो, डॉक्टर हो, क्योंकि जो पैसा है वो बहुत सारे दूसरे जैसे कार्डियोलॉजी या गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, इस तरह की ब्रांचेस में पैसा ज़्यादा खर्च होता है, ज़्यादा मिलता है, तो लोगों का ध्यान डायबिटीज की ओर कम जाता है। और ये आवश्यक है, आप लोगों में से भी मैं विनती करूंगा कि जो लोग इन्फ्लुएंशियल हैं, जो सरकार को या लॉ मेकर्स को प्रभावित कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें जरूर आनी चाहिए। और कुछ हद तक, हालांकि रिसेंटली मैंने भी सुना था कि अब कुछ स्कूल्स के आसपास इस तरह की चीज़ें मिलने पे कई राज्यों में बैन लगा है। करेक्ट फूड लेबलिंग होनी चाहिए, चाहे वो जंक फूड इंडियन हो या वेस्टर्न हो, हर जंक फूड के पैकेट पे ये लिखा होना चाहिए कि इसमें कितनी कैलोरीज है और ये क्यों हार्मफुल है। क्या रिवर्सल पॉसिबल है? डायबिटीज, एक बार डायबिटीज होगी, क्या परमानेंट है या रिवर्सल पॉसिबल है? यस, डायबिटीज में रिवर्सल पॉसिबल है। एक तो मैंने आपको बताया था बेरिएट्रिक सर्जरी, लेकिन वो हर एक के लिए नहीं है, और कुछ लोगों के लिए डायबिटीज पॉसिबल है, और वो है लाइफस्टाइल द्वारा अर्ली स्टेज में। और इसी का एक ट्रायल हमने EHCC में शुरू करने जा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से या कोरोना की वजह से वो पोस्टपोन हुआ है, और शायद 1 या 2 महीने में हम ये ट्रायल शुरू करेंगे। डच गवर्नमेंट ने इसमें फंडिंग किया है, और ये बहुत ही बढ़िया इंटरनेशनल ट्रायल है, जिसमें डायबिटीज के पेशेंट्स जो कम दवाओं पे हैं या जो अर्ली स्टेज में हैं, उन पे हम ये ट्रायल करेंगे और डायबिटीज को रिवर्स करने की कोशिश करेंगे, यानी कि उन्हें डायबिटीज की दवाओं से मुक्ति दिलाने की कोशिश की जाएगी, और ये काफ़ी हद तक संभव है। आप लोग जो ज़्यादा डायबिटीज के बारे में थोड़ा सा और जानकारी चाहते हैं, तो ये मेरी डायबिटीज की बुक है, अमेजोन पे भी ये उपलब्ध है और पत्रिका प्रकाशन की है, आप इसे पढ़ सकते हैं। थैंक यू। सॉरी, मैं थोड़ा सा लंबा खींच दिया। अगर आप चाहें तो क्वेश्चन रख सकते हैं, अगर टाइम हो तो। सर थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। सर सारी चीजें आपने बताई बड़े विस्तार से, और अगर ये प्रेजेंटेशन कोई देख लेना हम लोग इस प्रेजेंटेशन को सोशल मीडिया पे भी शेयर करेंगे, और इसका लिंक आप सब लोगों के साथ में भी शेयर करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर सवाई सिंह सर पूछ रहे हैं, फॉर ए डायबिटिक with nephropathy, please advise what lifestyle should be followed, particularly about diet and walk. How much of daily walk is appropriate if person is comfortable in
walking 4 to 5 kilometer, is it harmful? 4 to 5 किलोमीटर इज मिनिमम। मिनिमम आपको 5 किलोमीटर चलना है या 45 से 50 मिनट वॉक करना है, लेकिन ये मिनिमम है। कंफ्यूजन ये होता है कि लोग मान लेते हैं कि ये मैक्सिमम है, अपर लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं करना है। ऐसा नहीं है। अगर किसी 30 साल के व्यक्ति को डायबिटीज है तो वो 1.5 घंटा भी वॉक कर सकता है, लेकिन अगर किसी 70 साल के व्यक्ति को डायबिटीज है तो उनके लिए 45 मिनट एक अच्छी फिजिकल एक्टिविटी है। फिर नेफ्रोपैथी को लेके जो आपने पूछा, ये एक सेपरेट डिजीज इटसेल्फ है, तो इसमें डाइट कंट्रोल अलग तरह का होता है। प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन होते हैं, क्योंकि पोटेशियम की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो पोटेशियम रिलेटेड डाइट भी रेस्ट्रिक्टेड होती है। प्रोटीन लॉस हो रहा होता है तो उसके लिए कुछ दवाएं चलती है। डायबिटीज के अलावा ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल भी किडनी को डैमेज होने से बचाने के लिए उतना ही आवश्यक है। और एक समय बाद जब किडनी ज्यादा खराब हो जाती है तब तो डायबिटीज कंट्रोल करने का कोई बहुत ज्यादा लाभ उन्हें नहीं मिलता है, और उस समय ब्लड प्रेशर और खाने का कंट्रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट सवाल है, काइंडली एडवाइज ऑन ट्रीटमेंट ऑफ कोविड इन्फेक्शन फॉर डायबिटिक पेशेंट। डज द डोज ऑफ स्टेरॉइड एंड रेमडेसिविर नीड्स टू बी चेंज्ड? स्टीरॉइड का डोज सेंटर टू सेंटर, गाइडलाइन टू गाइडलाइन वेरी करता है, और फिजिशियन ये डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट को कितना स्टीरॉइड देना। ये डिपेंड करता है रिस्क कितना इन्वॉल्व है, कितनी सीवियरिटी है। तो स्टीरॉइड डोज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग अलग होता है, और स्टीरॉइड से शुगर बढ़ेगी, निश्चित रूप से हर एक की बढ़ेगी। जिनको डायबिटीज नहीं है उनकी भी बढ़ती है, और जिनकी डायबिटीज है उनकी तो कई गुना बढ़ जाती है। तो लेकिन किस आदमी में कितनी बढ़ेगी ये पहले से हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। स्टीरॉइड देने के बाद ही पता लगता है कि कितनी शुगर बढ़ रही है। इसलिए ये आवश्यक है कि जब भी स्टीरॉइड का ट्रीटमेंट हो तो आप अपनी शुगर बार बार चेक करो, दिन में 3 बार 4 बार 5 बार चेक करो, और उस हिसाब से फिर गोली या इंसुलिन में जो भी ऑल्टरेशन है वो उस हिसाब से करने पड़ते हैं। थैंक यू सर। मिस्टर राधेश्याम मित्तल पूछ रहे हैं, इट इज सेड दैट एलोपैथी डायबिटिक कैन बी क्योर्ड but cannot be sorry it is said that in allopathy diabetic can be controlled but cannot be cured, but in Ayurveda it can be cured by root. How much it is true, please explain? देखिए, मैं आयुर्वेद पे तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, और जो साइंटिफिक जानकारी जितनी मेरी नॉलेज है मैं उस हिसाब से कह सकता हूँ कि डायबिटीज एक क्योरेबल डिजीज नहीं है, लेकिन कंट्रोलेबल अवश्य है। चाहे वो डायबिटीज की दवाओं से हो, चाहे लाइफस्टाइल से हो, चाहे डाइट कंट्रोल से हो। जिन लोगों का वेट बहुत ज्यादा है, जैसा कि मैंने अभी चर्चा करी थी, जिनका वेट बहुत ज्यादा होता है, अगर वो अपना वेट कम करते हैं तो कई बार डायबिटीज खत्म हो जाती है। और इसी का ट्रायल हम करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट मंथ की ट्रायल स्टार्ट कर रहे हैं, और ओबीज या जो मोटापे के डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, जब वो अपनी सर्जरी कराते हैं, बेरिएट्रिक सर्जरी, और वजन उनका 30 किलो 40 किलो अचानक सर्जरी के बाद कम हो जाता है, उनकी भी डायबिटीज खत्म हो जाती है। तो ये एक तरीके से क्योर है डायबिटीज की, लेकिन ये रूल नहीं है। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ डायबिटीज खत्म हो सकती है, क्योर हो सकती है, पर जनरली एज ए प्रिंसिपल डायबिटीज क्योर नहीं हो सकती। सर, डॉक्टर नंदिनी पूछ रहे हैं, व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन बाय डायबिटिक पेशेंट ड्यूरिंग कोरोना पीरियड? व्हाट प्रिकॉशंस? यस सर। डायबिटीज पेशेंट्स को प्रिकॉशन ये रखना है, जो एक तो यूनिवर्सल जो प्रिकॉशंस है जो सभी लोग रख रहे हैं वो आपको भी रखने हैं। उसके अलावा शुगर आपको समय समय पे चेक करनी है, क्योंकि एक बार अगर कोविड हो जाता है तो कोविड इन्फेक्शन इटसेल्फ का शुगर बढ़ाने में योगदान है। फिर जो ट्रीटमेंट की दवाएं हैं जो हमने बात करी थी, स्टीरॉइड्स या दूसरी दवाएं, वो भी शुगर बढ़ाती हैं। फिर आप इस समय लॉकडाउन में हो, फिजिकल एक्टिविटी अगर आपने कम कर दी है घर के अंदर तो भी आपकी शुगर बढ़ेगी। और कई बार घर के अंदर बैठे बैठे कोई और काम नहीं है तो आप टीवी देख रहे हो और खाना खाते जा रहे हो तो भी शुगर बढ़ेगी। इसलिए ये आवश्यक है आप अपना लाइफस्टाइल वही रखो, उसी टाइम पे उठो, उसी टाइम पे सो, उतना ही खाना खाओ। और अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज घर में नहीं कर रहे हो,
घर में भी बहुत सारी एक्सरसाइज की जा सकती है। ये एक्सक्यूज नहीं है कि मैं बाहर नहीं जा सकता, पार्क में घूमने नहीं जा सकता, तो वॉक कैसे करूं? एक 10 बाय 10 के कमरे में भी सारी एक्सरसाइज की जा सकती है बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी है चाहे लॉकडाउन हो या नहीं। और एक सिंपल सी बात मैं अपने सभी पेशेंट्स को कहता हूँ, जब आप गाड़ी नहीं चला रहे हो, अगर आप कार नहीं चला रहे हो, स्कूटर नहीं चला रहे हो, लॉकडाउन में वो बंद पड़ा है, तो आप उसमें रोज पेट्रोल तो नहीं डलवा रहे, या हर चौथे दिन आप पेट्रोल तो नहीं भर रहे उसमें। तो जब आपका शरीर रोज नहीं चल रहा है तो आप खाना तो उसमें पेट्रोल तो आप उसी हिसाब से रोज डाल रहे हो। जब गाड़ी चलेगी तब पेट्रोल चाहिए, जब गाड़ी नहीं चलेगी तो पेट्रोल भी नहीं चाहिए या बहुत कम चाहिए। जब हम शरीर को चला नहीं रहे हैं, हिला नहीं रहे हैं, तो इतने खाने की जरूरत ही कहाँ है फिर? बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। जब शरीर को हम लोग चला नहीं रहे, हिला नहीं रहे, तो इतने खाने की जरूरत कहाँ पे है। सर मेरा एक सवाल है, वो ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे शरीर के लिए जरूरत है, तो टोटल डाइट का कितना % कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए? सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में क्या फर्क है, और डाइटरी फाइबर का क्या योगदान है? कार्बोहाइड्रेट सिंपल और कॉम्प्लेक्स से ये मतलब है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे या रिफाइंड कार्ब्स जैसे मैदा, चीनी या पिसा हुआ, बहुत बारीक पिसा हुआ कोई भी जो अनाज होता है, तो वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे क्योंकि वो शुगर, उसको शुगर या ग्लूकोज बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि जैसे सैलेड्स में होते हैं, फ्रूट्स में होते हैं, या जौ या चना, जब इसकी रोटी बनती है, इसमें जो फाइबर भी अधिक होता है और कार्ब भी कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो जब आप किसी भी चीज़ को जब आप बहुत अधिक ग्राइंड करके, बहुत अधिक पीस के, या उसमें से चोकर हटा दिया आटे में से, तो वो सिंपल मतलब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बन गया, और उसमें शुगर बहुत तेजी से बढ़ती है, जैसे मैदा में या सूजी में। और कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है जब आप उसको उसके फाइबर के साथ ले रहे हो, उसको उसमें जो ब्रेक करके बॉडी में जब जाता है कोई कार्बोहाइड्रेट, तो वो ब्रेक होता है, और ब्रेक होते होते अल्टीमेटली उससे ग्लूकोज बनता है या शुगर बनती है। जितना टाइम इस प्रक्रिया में लगेगा उतनी देरी से शुगर बढ़ेगी, और ये प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है। मैदा, सूजी, जूसेस या शुगरी कॉकटेल्स या ड्रिंक्स जो होते हैं, इनमें बहुत तेजी से शुगर बढ़ती है, जो मैंने एक ग्राफ में बताया था, क्योंकि इनमें शुगर रिफाइंड होती है। सर थैंक यू वेरी मच। आपने सर अपनी स्लाइड में बताया कि सुक्रोज जो है वो टॉक्सिक है। तो जब शुगर हमारी बॉडी में जाएगा ही नहीं, जैसा ये मिथ है कि जब सुक्रोज जाएगा ही नहीं तो हमारे को कमजोरी आ जाएगी, हमारे को चक्कर आने लगेंगे। सो सुक्रोज जो है वो टॉक्सिक है ऑफ कोर्स, लेकिन सुक्रोज का सब्स्टिट्यूट जो फ्रैक्टोज या लैक्टोज वो किस में होता है, और क्या वो भी हार्मफुल है? मानव शरीर को जन्म से लेके मृत्यु तक शुगर नहीं चाहिए। शुगर हम सिर्फ स्वाद के लिए खा रहे हैं, शरीर को चलाने के लिए शुगर नहीं चाहिए। जब फास्ट करते हैं लोग, भूख हड़ताल करते हैं 7-7 दिन, 10-10 दिन, 15-15 दिन, और हमारे जैनियों में तो तपस्या होती है, 21 दिन, 30 दिन तक का उपवास रखा जाता है। तो शरीर को चलाने के लिए शुगर कहाँ से मिलती है? शरीर खुद सक्षम है अपनी शुगर बनाने के लिए, लेकिन इसकी एक लिमिट है। बहुत अधिक भूखे रहेंगे तो वो भी डिप्लीट हो जाती है, वो भी खत्म हो जाती है, और फिर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल खाना भी खा रहे हैं जिसमें शुगर नहीं है, एक दाना भी चीनी का नहीं खा रहे हैं, फिर भी अंदर जाके भगवान ने इतनी बढ़िया मशीनरी बना रखी है लिवर में कि जो चाहिए वो अपने आप बन जाता है अंदर। आप चीनी नहीं खाएंगे, फिर भी शरीर को चलाने के लिए जो फ्यूल चाहिए वो ग्लूकोज है, वो अंदर अपने आप बन जाएगा, हमें उससे बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। और शुगर नहीं खाएंगे तो कमजोरी आएगी, ये 100% मिथ है, सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम है। थैंक यू वेरी मच सर। सवाल बहुत सारे हमारे पास में, और टाइम हमारे पास में काफी कम है, हम और सवाल नहीं ले पाएंगे। सो मैं माफी चाहूंगा अगर किसी का कोई सवाल रहा है। ऑफ कोर्स हम लोग ये सारे सवाल, मैं मनीष को रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग जब फेसबुक लाइव करें तो इन सारे सवालों के जवाब हम लोग सर से लेके दे सकते हैं।
अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर अखिलेश गुप्ता सर को कि आज की इस वेबिनार के बारे में कुछ कहें और क्लोजिंग नोट्स दें। ओवर टू मिस्टर अखिलेश गुप्ता सर। थैंक यू नितेश जी। नमस्कार, मैं अखिलेश गुप्ता, प्रदेश महासचिव, प्रयास राजस्थान के सभी सदस्यों की ओर से इटर्नल हॉस्पिटल जयपुर के मैनेजमेंट और विशेष रूप से हमारे आज के कार्यक्रम के विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेश लोढ़ा, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से इस नोबल कॉज के लिए समय निकाला, उनका इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा कि डॉक्टर शैलेश ने बताया कि स्ट्रेस से डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है, जो शरीर के लिए नुकसानदेह है। हमारे शरीर में जो ग्लैंड्स हार्मोन सीक्रेट करती हैं, उनकी तुलना आप घर में सब्जी के पकने से कर सकते हैं। यदि सब्जी में सभी मसाले सही अनुपात में होंगे तभी सब्जी स्वादिष्ट बनेगी। जहां एक भी मसाले की मात्रा इधर उधर हुई कि स्वाद गया। इसी प्रकार हमारे शरीर में जो ग्लैंड्स हार्मोन सीक्रेट करती हैं, यदि वो सब सही अनुपात में सीक्रेट करती रहती हैं, तब तक शरीर स्वस्थ और एनर्जेटिक रहता है। और जहां ये अनुपात बिगड़ा, बस वहीं से परेशानियां शुरू हो जाती हैं। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वह हमेशा खुश और स्वस्थ रहे, लेकिन जैसा कि डॉक्टर शैलेश ने बताया कि हमारी खराब दिनचर्या, गलत खान पान, प्रदूषण और बिगड़ती जीवन शैली के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं और डायबिटीज एक लाइफस्टाइल संबंधी रोग है। आज डायबिटीज हर आयु वर्ग के लोगों में देखने को मिल रहा है। नियमित दिनचर्या, प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज और संतुलित खान पान से डायबिटीज को नियंत्रित रखा जा सकता है। दोस्तों, इस पृथ्वी पर मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो हंसकर अपना स्ट्रेस कम कर सकता है। जीवन का आनंद लेने के लिए हास्य बोध का होना बहुत जरूरी है। हास्य की खिलखिलाहट में मन की कड़वाहट भूल जाती है। खुलकर हंसने से हमारी इम्यूनिटी और बढ़ती है, जो बहुत सी बीमारियों से हमारी रक्षा करती है। इसके लिए अपना मनपसंद संगीत सुने, पसंदीदा किताबें पढ़ें, बच्चों के साथ खिलखिलाएं, परिवार के सदस्यों के साथ इंडोर गेम्स खेलें, दोस्तों और रिश्तेदारों से वीडियो कॉल पर बात करें, अपने शौक और पैशन को पूरा करें। यह तो रिसर्च से भी प्रमाणित हो चुका है कि इससे हमारी बॉडी में हैप्पीनेस हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जो स्ट्रेस को कम करते हैं। दोस्तों, कोरोना महामारी के दौर में हम मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया। कोई बात नहीं, अगर आप ठान लें तो आप घर में भी, छत पर, घर के गार्डन में, पोर्च में, यहाँ तक कि कमरे में भी यह काम कर सकते हैं। और जहां तक स्ट्रेस का सवाल है, ये थोड़ा मुश्किल कार्य है, क्योंकि कोरोना के कारण हम काफी समय से घर में बंद हैं और एक से वातावरण में नीरसता के कारण हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और बिना बात पर ही पत्नी या बच्चों से खटपट हो जाती है, क्योंकि वो भी सब इसी दौर से गुजर रहे हैं। हमारी समझदारी इसमें है कि हम घर का वातावरण इस प्रकार मैनेज करें कि घर के वातावरण में नीरसता की जगह नया उल्लास भर जाए। हालांकि ये कहना बहुत आसान है, परंतु प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल है। आज जब हम अच्छे से जान गए हैं कि डायबिटीज का मुख्य कारण स्ट्रेस है, तो हमें अपने घर के हर सदस्य के स्ट्रेस को दूर करने का उपाय करना होगा। आप घर के कामों में अपनी पत्नी का सहयोग तो करके देखिए, आपको तुरंत ही 2 फायदे नजर आएंगे। पहला तो पत्नी को, जो सारा दिन घर के कार्य में व्यस्त रहती है, उसे थोड़ा आराम मिलेगा, इससे उसका स्ट्रेस कम होगा। और दूसरा, पत्नी का स्ट्रेस कम होगा तो आप सब अनुभवी और समझदार लोग हैं, आप अच्छी तरह समझते हैं, आपका स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। कोरोना महामारी का कुछ दौर गुजर चुका है और थोड़ा बाकी है। अब तक हमने संयम और हिम्मत से इस चुनौती का सामना करते हुए जिंदगी की रफ्तार को रुकने नहीं दिया है और इसे खूबसूरत बनाए रखा है। इन परिस्थितियों में मुझे गुलजार साहब का एक लिखा एक छोटा सा गीत याद आ रहा है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस वेबिनार में भाग लिया। प्रयास की परंपरा है कि हम अपने अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करते हैं, किंतु इस कार्यक्रम के ऑनलाइन होने के कारण हम डॉक्टर शैलेश लोढ़ा को ये मोमेंटो बाद में व्यक्तिगत रूप से पहुंचा देंगे। दोस्तों, दिमाग में चिंताओं का बोझ लेकर जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। जिंदगी कोई वो चिंगम तो नहीं जिसकी मिठास चली गई है और उसे केवल चबाया जा रहा है। जिंदगी के हर दिन का ऐसे मजा लें जैसे बच्चा पहली चॉकलेट का लेता है। खाना भले ही शुगर फ्री खाइए, मगर जिंदगी की मिठास को कभी कम ना होने दें। मीठे बोल और मीठी यादों से इसे हमेशा गुलजार रखिए। दोस्तों, जीवन के हर पल को जियो, जमकर जियो
और खुशी से जियो। आप सभी लोगों ने टीवी सीरियल रामायण तो जरूर देखा होगा। उसमें रावण और कुंभकर्ण के बाल काले दिखाए गए हैं और उनके छोटे भाई विभीषण के थोड़े सफेद। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि रावण हंसता बहुत है और कुंभकर्ण अच्छी नींद लेता है और विभीषण ज्यादा टेंशन लेता है। इसलिए टेंशन मत लीजिए, खुश रहिए, हंसते हंसाते रहिए और बेहतरीन नींद लीजिए। आप जितना मस्त रहेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। अंत में एक बार पुनः सबका धन्यवाद और आभार। इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच। और आपने जो गाना बताया थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, मैं आपके लिए सुना देता हूँ। उससे पहले मैं शैलेश सर को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा कि सर इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद में भी आज की वेबिनार के लिए आपने समय निकाला। और आप सभी लोग जो आज इस वेबिनार में जुड़े हैं हमारे साथ, आप सब लोगों का इटर्नल परिवार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। और सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। धन्यवाद। आप सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू थैंक यू नीतीश जी। थैंक यू।